सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। साल 2018 में इमरान खान साहब जब अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे, तो वो हर जगह पर ये कहते फिरते थे कि जब पीटीआई की हुकूमत आएगी, तो वो गरीब और अमीर का जो बच्चों का तालीमी निज़ाम है, उसे यकसा कर देंगे। इमरान खान साहब इलेक्ट हुए, मुल्क के वजीर आजम बने, तो उस गरीब के बच्चे को भी, उसके माँ बाप को भी एक उम्मीद जगी कि शायद अब हमारे बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ेंगे या फिर उन्हें वो तालीम मिलेगी जो कि बड़े घरों के जो साहबजादे होते हैं उनको मिलती है। इमरान खान साहब मदीना की रियासत की तर्ज पर चाहते थे कि एक ही सफ में खड़े हों महमूद और अयाज, ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। सोच बड़ी अच्छी थी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इमरान खान साहब ने यकसा तालीमी निज़ाम तो वो लेकर आए, मगर पहुंचाना था गरीब के बच्चों को अमीरों के बराबर, ताकि उन्हें भी वही जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिलें। लेकिन इमरान खान साहब ने तो सारे स्कूलों में एक तरह से मदरसे का तालीमी निज़ाम जो है वो लागू कर दिया है। इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शान तासीर साहब ने। वेलकम टू द शो। थैंक यू अरविंद। शान, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा कि इमरान खान साहब जिस बराबरी की बात करते थे, क्या वो बराबरी इस तरह की थी कि पूरे मुल्क में ही जो है आप ऐसा निज़ाम लेकर आए कि जहां पर सारे के सारे ही मदरसे में शामिल हो जाएं? देखें, ये बराबरी का नारा जो है ना, ये काफी खतरनाक है और ये जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अब बराबर जब जब दो दो निज़ाम हों तालीम के, तो जो जो हुकूमत को एम करना चाहिए वो ये कि जो निज़ाम काम नहीं कर रहा उसमें बेहतरी लाए, ना कि वो निज़ाम जो बहुत सक्सेसफुल है पाकिस्तान में, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन, एलीट स्कूल्स एजुकेशन, जिन्हें एक रेवोल्यूशन लाया है पाकिस्तान में, एजुकेशनल रेवोल्यूशन पिछले 2-3 दिहाइयों में, ना कि उनमें खराबी डाले, ना कि उसमें जाके पेचोताब डाले। तो ये बराबरी का नारा कुछ खतरनाक है। सिंगल नेशनल करिकुलम जो जो सामने आया है, उसमें ये रियलाइजेशन नहीं है, उसमें ये पॉलिसीज नहीं है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो कमी है उन्हें एड्रेस किया जाए। ये एक तरह से स्टैंडर्ड्स इंपोज किए गए हैं, कंट्रोल्स इंपोज किए गए हैं जो प्राइवेट स्कूल्स को हर्ट करेंगे, जो अपना काम बिल्कुल सही कर रहे थे। और जहां तक मदरसों की बात है, इस करिकुलम में बहुत सारी वो चीजें हैं कि मदरसों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इस्लामाइजेशन आप देख रहे हैं इस करिकुलम में, जो इस्लामी निज़ाम एक तरह से आ रहा है, उसका जो एम था वो ये था कि मदारिस को अट्रैक्ट किया जाए। और ये एक तरह से एक बहुत नोबल एम था इमरान खान का, लेकिन एक तो ये फ्लॉप हो गया क्योंकि मदारिस ने रिजेक्ट कर दिया है इसे, बजाय एक्सेप्ट हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ज्यादातर मदारिस ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। और एक तरह से ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कामयाब हैं इतने, इन्हें हुकूमत एक तरह से कोलैटरल डैमेज के तौर पर ले रही है कि अगर ये जैसे खराब होते हैं होए, मदारिस को किसी तरह इंप्रूव किया जाए, और वो एम भी अब डिफीट हो गया है। तो बराबरी का जो नारा होता है, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना होता है। और जिस तरह आपने कहा, इस नारे का उलट इस्तेमाल ये हो सकता है कि जो चीज चल रही है उसे खराब कर दी जाए। जी, खान साहब की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी भी शोबे में अगर आप कोई डिग्री चाहते हैं, तो आपको जो है कुरान पाक भी पढ़नी होगी। ना सिर्फ पढ़नी होगी, बल्कि उसका एक इम्तिहान भी आपको पास करना होगा। तो जो बच्चा साइंस के फील्ड में या मैथमेटिक्स में, कॉमर्स में कुछ ना कुछ कर रहा है, आर्ट्स में, हर किसी के लिए कुरान पाक को लाजिम तौर पे उसको पढ़ना और उसमें फिर इम्तिहान पास करना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? इससे और इससे इससे इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, वो भी बताएं। देखें, इसका जो फायदा हो सकता था
ठीक है, जो इसका असल मकसद था वो ये था कि ये एक स्वीटनर होगा मदारिस के लिए, ठीक है, और वो मकसद तो फौत हो गया है, ठीक है, गिने चुने मदारिस आए हैं। दूसरी बात ये कि देखें, कुरानिक एजुकेशन तो मदारिस में चल रही है ना पिछले 3 दिहाइयों से, तो जो बच्चे उस एजुकेशन से निकले हैं उनने पाकिस्तान में क्या मार्के मारे हैं, क्या मतलब जॉब मार्केट तक में वो नहीं आए, ठीक है, उन्होंने क्या मतलब कि इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। तो इसे कंपल्सरी करना, ये एक ऐसी चीज है जो मतलब दीन के मामले ये लोगों पे, उनकी फैमिलीज पे, उनकी जाती लाइव्स होती हैं। इसका तारीख में और खास तौर पे पाकिस्तान की तारीख में हिफ्ज़े कुरान करना और मईशती तरक्की देखने में कोई लिंक नहीं है। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा है कि ये लाजिम होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं इस पे कोई ये नहीं बताया किस तरह होगा, किस लेवल तक होगा, कौन पढ़ाएगा, किस लेवल की टेस्टिंग होगी। तो ये एक बड़ा वेग सी इनकी रिक्वायरमेंट है। और देखें, टर्म अब को शुरू होने के अब कितने 2 महीने रहते हैं, अगस्त में टर्म शुरू होने वाली है। अभी तक स्कूल्स को क्लियर नहीं है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, किस लेवल पे पढ़ाना है, कितनी आयतें, किस लेवल पे क्या क्या सिखाना है। तो ये बहुत वेग सी चीज है और उसका जो असल मकसद था ना वो तो फौत हो गया है। मुमकिन है खान साहब ये चाहते हों कि सबको अच्छा मुसलमान बनाया जाए, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि हर किसी को कुरान की तालीम दी जाए। तो इसमें गलत क्या है? बहुत सारे लोग ये भी एडवोकेट करेंगे। ये किसी का हक नहीं होता किसी को मुसलमान बनाना या कोई और रिलीजन के करीब लेकर जाना या ना जाना, और ये रियासत का काम नहीं होता। खास तौर पे मतलब एक ऐसा शख्स जिनने काफी एक रंगीन जिंदगी गुजारी है, और बहुत अच्छी बात है कि उनने रंगीन अपनी जो भी देखा है अपनी जिंदगी में, ऐसे शख्स में एक तजाद नजर आता है जब हुकूमत में आके मतलब इस तरह के कंपंक्शंस के साथ वो पॉलिसीज बनाने लगे। ठीक है, गवर्नमेंट जो हुकूमत की एक मैंडेट है वो है टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल। देयर मैंडेट इज नॉट टू इस्लामाइज द पीपल। ये मैंडेट तो जनरल जियाउल हक ने भी अपनाया था और आपने देख लिया उसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो ये इमरान खान की बात तो बिल्कुल गलत होगी और इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप एक एलीट स्कूल में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जिसका नाम एचएसएन कॉलेज है। इमरान खान साहब भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो अमीर तरीन बच्चे होते हैं वो ऐसे स्कूल्स में जाते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आप अपने मुकाबले में जो बच्चे मदरसों से पढ़कर आए हैं या फिर उर्दू मीडियम से पढ़कर आए हैं, उनको कहाँ खड़ा पाते हैं? देखें, काफी वजूहात हैं कि मदरसे की भी बात नहीं करते, लेट्स स्पीक अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, जी, जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, आप उनकी बात उर्दू मीडियम स्कूल्स जो हैं, ठीक है। काफी वजूहात हैं कि वो अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं बच्चे जॉब मार्केट में compared to someone जो elite schools से आता है। You can see the results in the job market, you can see the results in civil service, जो सारे एग्जाम्स टॉप करते हैं, ये सारे प्राइवेट स्कूल से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से बच्चे आकर टॉप करते हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली बात, गवर्नमेंट स्कूल्स में अंग्रेजी सही तरह नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है ना, पाकिस्तान में अंग्रेजी सही तरह नहीं पढ़ाई जाती। पाकिस्तान में उर्दू इज द फंक्शनल लैंग्वेज, ठीक है, and it will always be a functional language, but it is dying a slow death as an official language. First of all communications in Pakistan are in English, ठीक है, official communications. Corporate communications are in English. All the professions are taught in English. Accounting, law, medical. The constitution is in English. Judgments are written in English. So अगर आप का वो एक मिनिमम लेवल ऑफ कमांड नहीं होगा अंग्रेजी में, तो आपका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज शुरू से आएगा। और इस नुक्ते पे मैं कहूंगा ये सिंगल नेशनल करिकुलम की एक पॉजिटिव बात है कि एक लेवल तक रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों को कि वो अंग्रेजी पढ़ें।
तो ये एसएनसी बिल्कुल खराब नहीं है, इसमें ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट स्कूल्स की बात है, देखें वो सिस्टम्स इस तरह डिजाइंड है कि बच्चों को रट्टा सिखाया जाता है, और रट्टा सिस्टम जो है वो रिवॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल जितनी भी जो ये एग्जामिनेशंस होती हैं, टेस्टिंग होती है, मॉडल आंसर्स होते हैं, जिनके मॉडल क्वेश्चंस, मॉडल आंसर्स होते हैं, जो आप जितना मतलब वो रट्टा करें तो उस हिसाब से क्वांटिटी ज्यादा करें, आपके ज्यादा पर्चे आप लिखें, तो आपको आपका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बेहतर होता है। तो इस सिस्टम से you're made into someone who does not rely on critical thinking. और जो आखिरी सबसे जरूरी बात है वो है रिसोर्सेज। ठीक है, सिर्फ बात करिकुलम की नहीं होती। टीचर क्वालिटी, टीचर्स आर मेंटोर्स। To get good teachers, you need a salary. Government schools don't have a budget. And by the way, ये 2022 budget में allocation बढ़ी नहीं है गवर्नमेंट की, तो उनकी seriousness आपको यही नजर आ जाती है। Focus, discipline, environment, home environment, ये टीचिंग रिसोर्सेज, एक्सेस टू द इंटरनेट, दुनिया जहां के एजुकेशनल टूल्स दुनिया में मिलते हैं आज, गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, टैबलेट्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है। The other thing, let's not forget the importance of extracurricular activities, drama, art, sports. ये सारा कुछ जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, ये अमूमन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होती। So there are many reasons why. So this is why the level of government schools was the problem. That was the issue that the government should have focused on, but they have misdiagnosed the problem. ठीक कह रहे हैं आप। इसी में थोड़ा सा ऐड करते हुए, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स को मैं जब देखता हूँ, खास तौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। बच्चों को इंग्लिश जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ाया जाता है, उसके आगे मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ये रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। आप यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, इन स्टेट्स में देखें तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में होते हैं। अब वो बच्चे आगे जाके जब यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हैं तो फिर वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आगे फिर पढ़ाई जो है वो अंग्रेजी में होती है। तो हम कभी कभार ये सोचते हैं कि कितना अच्छा हो अगर मैं ये नहीं कहता कि आप रीजनल लैंग्वेजेस को ना पढ़ाएं, मगर उसको लैंग्वेज की हद तक ही पढ़ाएं, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। आप अगर ये कहें कि जी पंजाबी के अंदर या हिंदी या जो है हरियाणवी के अंदर आप ये बताएं जी कि साइंस की जितनी भी रिसर्च है उसको सबको ट्रांसलेट करें, तो ये मुमकिन नहीं है। हमारे जैसे मुल्क में जहां पे रिसोर्सेज की पहले ही बहुत ज्यादा कमी है, वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। तो जो काम हुकूमतों को चाहिए वो ये है कि आप उस जो गरीब का बच्चा है उसके लिए भी वही ख्वाब देखें जो आप अपने बच्चों के लिए देखते हो। हम देखते हैं कि जिस किसी के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो वो कोशिश करता है कि सबसे पहले तो अपने बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल से जान छुड़ाए, फिर वो चाहे उनको थोड़ा सा ही, अगर जहां पे महीने के कोई 5,000 रुपए की भी अगर फीस हो तो वहां डाले या कहीं और, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं डालना चाहते। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे दोनों मुल्कों के लिए कि हम ये देखें कि हम जो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन है हमारी, वो हम किन जबानों में दे रहे हैं। क्या उस जबान में दे रहे हैं जो कि जहां पे कि दुनिया में जाके और वो बच्चा एक ग्लोबल सिटीजन बन सके, वो रिसर्च कर सके, उसे वो सारे पेपर्स हों जो भी हों, सारी वो चीजें उनके डिस्पोजल में हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतने पीछे क्यों रह गया? हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, हमने पिछले साल $190 बिलियन के जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स किए। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान से वो तकरीबन 1.9 बिलियन के थे। तो फर्क देखें आप, कितना बड़ा फर्क आ गया है। तो वो जो 1.9 बिलियन ही है, वो भी उन बच्चों ने उनमें कंट्रीब्यूट किया होगा जो कि आप जैसे स्कूलों से पढ़कर आए हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रहता जा रहा है? आखिर वहां के लोगों को वो चाहते हैं कि इंडिया से तो हम कम से कम compete करें, दुनिया से करें ना करें। देखें, आपकी बात, I mean, I agree exactly completely with what you're saying. But to look at this question कि पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों रह गया है? देखें, going back, let's just go back to the 80s.
ठीक है। 80s में जो एक कल्चर फैला था, ठीक है, एक कल्चर फैला था टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन एंड अवे फ्रॉम रैशनल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अंडर जनरल जिया a project, एक इनिशिएटिव बना था टू क्रिएट एनर्जी फ्रॉम द पावर ऑफ जिन्स, कि जिन्नात से एनर्जी क्रिएशन हुए। तो देखें, इस तरह की बातें जब सोसाइटी में होती हैं तो वो ऐसी सोसाइटी ने क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थॉट का साथ सहारा छोड़ दिया होता है। Critical thinking died a natural death. Now, for example, a forced death, it was murdered. Physics books पाकिस्तान में शुरू होती हैं कि अल्लाह मियाँ ने कायनात बनाई और अल्लाह मियाँ ने कायनात किस तरह बनाई। अब इस तरह की सोच की कोई जगह नहीं होती क्रिटिकल थिंकिंग में, साइंस और टेक्नोलॉजी में। ये चीजें ऐसी सोसाइटी में आप देखेंगे जहां जो रिलीजन ऑब्सेस्ड होती हैं। सो एक जनरल डेग्रेडेशन एजुकेशन में आया है और उसी के साथ में रैशनल थिंकिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी में भी एक डेग्रेडेशन आया है। इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, ये यूनिवर्सिटीज अप्लाइड साइंसेस पढ़ाती हैं, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, एप्लीकेशन ऑफ साइंसेस, कि आप ये सीख कर आप पुल बना सकते हो, आप इमारतें बना सकते हो, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हो रही। ठीक है, जो उन वजह से जो मैंने आपको समझाई है। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। इसकी ये काफी ज्यादा ये वजूहात हैं, लेकिन यू कांट इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ इस्लामाइजेशन एंड मूविंग अवे फ्रॉम रैशनल थॉट। मैं इस पे सिर्फ एक बात ऐड करूंगा कि अगर सिंगल नेशनल करिकुलम पे, अगर आई एम ऑलवेज एन ऑप्टिमिस्ट फॉर पाकिस्तान, ठीक है, और सिंगल नेशनल करिकुलम की जो एक सबसे अच्छी चीज है, फॉर विच आई विल से इट इज अ नेट पॉजिटिव, दैट इन माय लाइफ टाइम ये पहली बार हुआ है कि एजुकेशन, तालीम फोरफ्रंट पे कॉन्वर्सेशन में आई है। इफ फॉर नथिंग एल्स, फॉर दिस 5 years down the road, 10 years down the road, if people are now focused on education, क्योंकि अब तक क्या था, एक एपैथी सी आ गई थी कि भाई एजुकेशन का हाल तो है जो है, हर बंदा जानता है, बहुत हर बंदे ने सुना हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हाल हैं, मजे को चरा रहे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, छात्र नहीं होते, टीचर सालों साल नहीं आते, सैलरी लेने आ जाते हैं, हर एक को ये पता है, लेकिन एक रिजाइंड सी एक एपैथी थी। तो पहली बार एजुकेशन की तरफ अब कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो बिल्कुल वाकई में एक पॉजिटिव बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आज पाकिस्तान जिन मुश्किलात का सामना कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट उस नारे के साथ आई थी कि हम वो माजी की तमाम चीजें जो कभी हमने गलत की थी, हम उनको तब्दील करेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो नए पाकिस्तान की बुनियाद तो एक नए तालीमी निज़ाम के साथ ही रखी जा सकती है, इससे बेहतर और क्या कोई अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है? कुछ आप उन्हें बताएँ, कोई फैसले जो उन्हें लेने की ज़रूरत है, जिससे कि जो वो सिमिलैरिटीज़ लाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक यकसा तालीमी निज़ाम हो, तो आपकी नज़र में वो कैसा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, पाकिस्तान में जो एजुकेशन इमरजेंसी है, वो ये है क्योंकि ये अंडर रिसोर्स्ड है एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, तो जब तक आप रिसोर्सेज नहीं खोलेंगे इसके लिए, तो वो आप अचीव नहीं कर सकते सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम और मयार बनाकर, ठीक है, जो इन्होंने किए हैं। अब प्रायोरिटीज में देखें कि इस बजट में, फेडरल बजट में 390 और 400 बिलियन रुपीस एलोकेट हुए हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। इट्स स्लाइटली बेटर, फ्यू % बेटर देन लास्ट ईयर, ठीक है। डिफेंस बजट कुछ 13 या 1400 बिलियन का है,
तो you can see the priorities right here. So सिंगल नेशनल करिकुलम पे इतनी बात करने के बाद एक वो कहते हैं द प्रूफ इज इन द पुडिंग, हुकूमत ने इतनी बात की है तो अभी बजट आया है, तो पहली चीज तो हर एक ने ये देखी कि अच्छा आपने सिंगल नेशनल करिकुलम एजुकेशन पे इतनी बात की है, तो देखते हैं जी बजट में आपने कितना स्पेंड किया। बजट वही का वही है, which is about 2% of GDP. It is the lowest in the region. It is in the last 10% quartile of the world spending. Sustainable development millennial goals require 4%. 4% is in the region of what Bangladesh, Sri Lanka is spending. Pakistan is at 2%. तो अगर आपने बेहतरी लानी है तो पहली बात आपने सबसे जो अगर एजुकेशन का सबसे बड़ा इशू है वो आपने बिल्कुल ही मिसडायग्नोज किया है, आपने गलत बीमारी ढूंढी है। प्रॉब्लम बराबरी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि ये सेक्टर अंडर रिसोर्स्ड है, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि ये जो करिकुलम लाए हैं इसमें स्टैंडर्ड्स इन्हें काफी इंपोज किए हैं, लेकिन कोई रियलाइजेशन नहीं है कि एग्जिस्टिंग क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो इतनी बुरी हैं, इन्हें इंप्रूव किया जाए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स लाए जाएं। आखिर प्राइवेट स्कूल्स में भी जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं ये फॉरेन टेक्स्ट बुक्स हैं जो लोकली रिप्रोड्यूस होती हैं अंडर लाइसेंस। आप इनसे ही कुछ सबक सीख लें, ये अपने एरियाज के PhDs ने लिखी होती हैं और साइकोलॉजिस्ट्स ने ये बुक्स देखी होती हैं to work out what is the best way for a student to acquire knowledge. आप इन किताबों से ही कुछ सीख लेते, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट लाने की रियलाइजेशन हुकूमत ने नहीं डेमोन्स्ट्रेट की। तो किया क्या है कि बात असल इशू पर की है, एजुकेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, लेकिन असल इशू मिसडायग्नोज कर दिया है। जो ट्रीटमेंट इन्हें प्रपोज किया ये सुपरफिशियल है कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम है तो हम सारे स्टैंडर्ड्स इंपोज कर देंगे, ये बहुत मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। और जो असल चीज है कि पाकिस्तान में प्राइमरी लेवल के 70% बच्चे तो आउट ऑफ स्कूल हैं, दे आर ऑन द स्ट्रीट्स, दे आर नॉट इन स्कूल। इफ यू आर एड्रेसिंग the educational crisis in Pakistan, that should be the first thing that the government should be working on. Children on the streets, children begging, children in crime, children in drugs, children, I hate to say this, being mistreated in madrasas. आपने वो वीडियो तो देखी होगी recently जो हुआ है। ये जो बच्चे हैं इनकी प्लाइट को एड्रेस नहीं किया, तो और एक बहुत सुपरफिशियल सा पैच वर्क किया है हुकूमत ने ये सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ। जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही एक मिनिस्टर हैं मुराद सईद, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की थी इलेक्शन से पहले कि रोक सको तो रोक लो, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में जाएगा। आज वही मुराद सईद साहब ज़कात लेने के लिए सऊदी अरेबिया के साथ में और बैठे होते हैं और ज़कात का प्रोजेक्ट चलाते हैं पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान में ईद होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि इतने टॉल क्लेम्स इन्होंने किए, बातें तो बहुत सारी की जैसा आपने कहा, बट दे हैवंट रियली वॉक्ड द टॉक। तो आप क्या समझते हैं रिसोर्स को, उसकी एलोकेशन अगर फिर से उसमें कोई तब्दीली की जाए, ज़्यादा पैसा दिया जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, तो यकसा तालीमी निज़ाम लाने के लिए और जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं जो मदरसे में है या आउट ऑफ स्कूल है, उनको स्कूलों में डालने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे अगर कोई कट डाउन करना पड़ेगा तो डिफेंस बजट का ही करना होगा, लेकिन फिर लोग कहेंगे कि जी भारत हमारे बॉर्डर पे है और वो हम पे जंग मुसल्लत कर देगा एंड ऑल दोज थिंग्स जो कि 70 साल से चल रही हैं। तो फिर ये कैसे करें? हाउ डू वी मेक इट पॉसिबल? देखें, I can't rewrite the national budget. I can only tell you basically how lopsided it is. But कि वो जो क्या कर सकते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भारत से जो थ्रेट परसेप्शन है, डोंट यू थिंक उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत है? बिकॉज लेट्स बी रियलिस्टिक, ऐसा कोई थ्रेट है नहीं। नहीं है भी, ये नहीं कह सकते, है भी। द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हॉस्टाइल बॉर्डर, ठीक है, ये एक छोटा बॉर्डर नहीं है। एंड
and to defend a border like this requires a lot of money. ठीक है? So the threat is definitely there. And but the question is कि हुकूमत क्या कर सकती थी? ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो कम से कम कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स तो कर सकते थे ना, कि अगर बजाय इसके कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम सारी कौम पे मुसल्लत कर दें, प्राइवेट स्कूल्स पे मुसल्लत कर दें, वो एक लिमिटेड लोकेशंस पे गवर्नमेंट स्कूल्स को एड्रेस करने के लिए बेहतर करिकुलम, बेहतर रिसोर्सेज, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनकी बेहतर मैनेजमेंट कुछ डेमोन्स्ट्रेट तो कर सकते थे ना, कि मतलब कि वो दिन भी आता कि कोई बंदा सोचे कि भाई बजाय इसके कि मैं 50,000 रुपए देकर अपने बच्चे को एलीट स्कूल भेजूं, बेहतर नहीं होगा कि मैं 5-6 हजार रुपए देकर एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में भेजूं। तो ये होते मार्केट ड्रिवन इंसेंटिव्स कि वो डेमोन्स्ट्रेट करते कि देखो ये सिस्टम है, ये चल सकता है, जितनी भी छोटी स्केल पर डेमोन्स्ट्रेट करते। तो बेसिकली they could have done a pilot project, they could have made a working model, they could have also had a genuine commitment to academic excellence. देखिए एकेडमिक एक्सीलेंस जो होती है ना वो एक आइडियल होती है, वो आप एक एकेडमिक कल्चर के साथ अगर आते हो तो फिर हर चीज वहां से ट्रिकल डाउन करती है, स्टार्टिंग विद योर टेक्स्ट बुक्स। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन कोई नहीं की, वो ही पुरानी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, जो जिनकी बेतहाशा एग्जांपल्स आपके सामने होंगी। आपने मुझे वो परवेज हुदबोय का वो आर्टिकल अभी आज भेजा था कि बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, साइंस टेक्स्ट बुक्स में ह्यूमन बॉडी को नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो इस तरह की ये जो पैरानॉइड थिंकिंग है, इसे अबेट करते, इसे एड्रेस करते, और कोई हायर एजुकेशन, अगर बात अंग्रेजी की कर रहे हैं कि हमने इंप्रूव करना है, तो फिर डेमोन्स्ट्रेट करें ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स या बच्चों को अच्छी अंग्रेजी सिखाई जाए। मजे की बात पता है, मैं आपको बताऊं अरविंद, प्रॉब्लम करिकुलम में भी इतना नहीं है, प्रॉब्लम करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में है। देखिए अगर आपके पास एक अच्छा उस्ताद ना होए, अच्छे रिसोर्सेज ना होए, ठीक है, और आप वही किताब बच्चे को पढ़ा रहे हो और मॉडल आंसर्स हो और मॉडल क्वेश्चन बच्चे को बताया जा रहा हो कि ये सवाल रटो और ये उसके जवाब हैं, और वो ये ऐसे इस तरह तुमने रटना है और बस इस तरह ऐसे लिखना है, अगर आप वो फिर कसूर जो है ना वो टेक्स्ट बुक्स का नहीं है, करिकुलम का नहीं है, ठीक है, वो कसूर आपका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। और एक्सेलेंस अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देखें, प्रोफेशंस में पाकिस्तान इज सेकंड टू नन। ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान, मेडिकल प्रोफेशंस, आपके लीगल प्रोफेशंस, जो प्रोफेशनल्स चर्न आउट होते हैं पाकिस्तान के, दे आर वर्ल्ड क्लास। सो जहां कमिटमेंट होती है एक्सेलेंस की, वहां पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में एक तरह से हार मान ली है और ये सरेंडर कर लिया है मौलवियों को और ये सब स्टैंडर्ड एजुकेशन को। तो इससे आप अच्छा रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। भारत पाकिस्तान की इसमें कोई हेल्प कर सके तो वो हमें क्या करना चाहिए? एक तजवीज़ ये हो सकती है कि जी भारत कहेगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज करें, खास तौर से हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो नफरत है वो आप थोड़ी कम करें। उसके साथ साथ आप एक ऐसा मुआशरा आप डेवलप करें जो कि साइंटिफिक टेम्पर पर बेस्ड हो, जहां पर लोगों में इतना शऊर हो कि वो ये देख सकें कि पोलियो की जो 2 ड्रॉप्स हैं ये लाइफ सेविंग ड्रॉप्स हैं और ये हमें लेनी है। I mean, ये जो I don't think India can help Pakistan in any way for a number of reasons. This is reflection, ठीक है, ये सोसाइटल लेवल पर एक रिफ्लेक्शन और एक रियलाइजेशन होने की जरूरत है कि ये जो एड़ियां डाली हुई हैं सोच में, लैक ऑफ क्लियर थिंकिंग, जिस तरह आपने पोलियो का एग्जांपल दिया, ये अभी मलाला ने अगर एक बात कर दी कि मैं शायद शादी करना पसंद नहीं कर, एक 23 साल की लड़की ने
अपनी राय का इजहार किया और कौम ने समझ लिया कि हमारी तहजीब पर हमला हो गया है, इस्लाम खतरे में पड़ गया है। इस तरह की परवर्टेड वेज ऑफ थिंकिंग, ये देखें, some kind of national realization is required in Pakistan. एजुकेशन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। दूसरा इसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये जो पब्लिक कल्चर है, पॉपुलर कल्चर है, ब्रॉडकास्टिंग मीडियम्स हैं जो ऑफिशियली कंट्रोल्ड हैं, जो इस तरह की, कैन वी स्वेयर ऑन योर पॉडकास्ट, बकवास जो स्प्रेड करते हैं, मसलन चैनल बोल, ये आमिर लियाकत और या मकबूल जान, जो इस तरह की नफरतें फैलाते हैं, मलाला के खिलाफ हो गए, या जो ब्लास्फेमी लॉ का जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है हर बात पे, और क्या कहते हैं, ट्रीजन का नारा जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और लोग इसे सपोर्ट करते हैं। एक हाइपर नेशनलाइज्ड पॉपुलेशन है एक जो इन चीजों को सपोर्ट करती है। इस तरह के पब्लिक डोमेन में जो थॉट प्रोसेसेस हैं, इन्हें एड्रेस करने की जरूरत है पाकिस्तान को, बिकॉज ये बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत इस तरह की थॉट प्रोसेसेस फीड की जाती हैं। किस तरह आप पूछेंगे कि एक 23 साल की लड़की ने कुछ जिसे गोली लगी, वो CIA की एजेंट है, और ये सोचा जाता है कि उसे गोली वाकई नहीं लगी, और ये मतलब आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? ये तो एक मसला है शान, ये तो एक मसला है पाकिस्तान का कि वहां के लोगों का जो एक वर्ल्ड व्यू है वो बाकी दुनिया के लोगों से बड़ा मुख्तलिफ है। बाकी दुनिया में मलाला यूसुफजई बहुत बड़ी हीरो है कि जिसने एजुकेशन के लिए कितना कुछ सहा, गोली भी खाई। पाकिस्तान में वो एक गद्दार है। पूरी दुनिया मानती है कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारे गए, पाकिस्तान के लोग कहते हैं वो हुआ ही नहीं था। पूरी दुनिया कहती है 9/11 हुआ, पाकिस्तानी कहते हैं जी हुआ ही नहीं है, वो भी फेक था, वो भी ड्रामा था। तो ये तो एक नैरेटिव जो पाकिस्तान में चलता है वो दुनिया से काफी हट के चलता है। देखिए, लेकिन इस नैरेटिव की मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अरविंद, एक वजह है, क्योंकि कंस्पिरेसी थियरीज के लिए कौम को तैयार किया जाता है, ठीक है। एक तरह से प्राइमरी एजुकेशन जो हम पाकिस्तान स्टडीज, सोशल स्टडीज की बात कर रहे हैं, कंस्पिरेसी थियरीज वहां से शुरू की जाती हैं सिखानी, ठीक है। और एक तरह से अब हमारी कौम तैयार हो गई है कंस्पिरेसी थियरीज को एक्सेप्ट करने के लिए, बजाय इसके कि रैशनल थिंकिंग का सहारा ले। इसमें काफी इंग्रेडिएंट्स हैं, और एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट जो है वो है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड भी एक तरह से सिखाई चीज है कि हम हैं और सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। सारी दुनिया बिल्कुल ऐसा ही लगता है जी, पाकिस्तान के खिलाफ है और इस्लाम को मिटा देना चाहती है, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। हमने वो क्लिप देखी थी कुछ माह पहले जिसमें कि एक मौलवी साहब बच्चों को कह रहे थे कि नहीं बेटा, ये जो अर्थ है ये सन के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता है। किसने कहा? वो तो स्टैटिक है, वो नहीं हिलता है। और ये तो आज एक प्रूवन साइंस है, पूरी दुनिया ये जानती है। आपके मिनिस्टर फॉर साइंस फवाद चौधरी साहब थे कुछ वक्त पहले, तो वो आके ये नहीं कहते टीवी पे कि ये जो मौलवी साहब बता रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपका मिनिस्टर ऑफ साइंस इतना काम नहीं कर सकता है तो फिर वो क्या करेगा? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिस इज व्हाट आई मीन जब मैं कहता हूं कि एक कौमी तौर पे एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि हमने किस तरह की जहनियत अपनानी है, एक रैशनल जहनियत या एक कंस्पिरेसी थियरी बेस्ड जहनियत। हाँ, और ना सिर्फ ये, उसके साथ साथ ये भी देखना है कि इसके हमें एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि इससे हमें नुकसान क्या हुआ है, हम कितना पीछे रह गए हैं। जिन लोगों ने एटम बम बनाया पाकिस्तान के लिए, उनकी बेसिक एजुकेशन में भी 50s या 60s में हुई हो, इसलिए उनका एक साइंटिफिक व्यू था और वो कामयाब हो गए। आज के पाकिस्तान में मैं नहीं समझता अगर आज आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ता है तो नहीं बना पाते आज के बच्चे, क्योंकि उनकी एजुकेशन ही उस तरह की नहीं हुई है। देखिए, आई डोंट थिंक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना वो इज द समिट ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट। नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन जेन्युइन रिसर्च और डेवलपमेंट उसमें प्राइड लेता है कि वी डिड इट, जो कि बहुत कम कंट्रीज हैं इस दुनिया में जो कर पाई हैं। तो वो एक प्राइड तो है, नेशनल प्राइड है आपकी। और वो ये कहते हैं कि जी जिन लोगों से सवाल किया जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपने कुछ हासिल नहीं किया, तो वो यही कहते हैं जी हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया।
They say it. Right, that's a very defeatist thing to say, because न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक अप्लाइड टेक्नोलॉजी है. आपने इजाद तो नहीं किया न्यूक्लियर बॉम्ब, एक एग्जिस्टिंग साइंसेस को लेकर आपने अप्लाई किया है. उसका E=mc² का फॉर्मूला तो आपने नहीं डिस्कवर किया. पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बनाया. तो these are applied sciences. But the thing is कि देखिए ये एक वो पैट्रियोटिज्म है जिसे मतलब कि तरजीह दी जाती है, जो एक बहुत मस्कुलर मैस्कुलिन पैट्रियोटिज्म है कि प्राइड इन फॉर एग्जांपल द न्यूक्लियर बॉम्ब, but no pride in Dr. Salam, no pride in both of our Nobel Prize winners, but pride in muscular macho things. So ये जो this notion of patriotism is very closely tied with machismo in Pakistan, मर्दानगी जिसे कहेंगे. जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इसका आप तफसीलन जवाब दें. क्या पाकिस्तान यूं ही चलता रहेगा? कुछ लोगों का ये कहना है कि जब तक अपने बच्चों को हम माजी के जो हमारे लॉरल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के, नसीम हिजाजी के नॉवेल्स पढ़ाते रहेंगे, जब तक कि हमारे अखबार का नाम, सबसे बड़े अखबार का नाम जंग होगा, तब तक पाकिस्तान यूं ही चलता रहेगा. क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का इस तरह से? अरविंद, देखें, कल किसी ने नहीं देखा. जिस तरह मैंने कहा है आपसे कि पाकिस्तान में अब तालीम की बात होना शुरू हो गई है. ठीक है, पाकिस्तान ने अभी दूसरी बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बदली हैं. ठीक है, जमहूरियत ने जन्म ले लिया है पाकिस्तान में. You think so? वो एक फ्रैजाइल जमहूरियत है और एक हाइब्रिड जमहूरियत है. ठीक है, लेकिन जमहूरियत सारी दुनिया में इवॉल्व हुई है. ठीक है, रातों रात फ्रांस में पार्लियामेंट्स ने आकर मतलब कि नहीं संभाला. मतलब इंग्लैंड में भी 1640 में किंग चार्ल्स को सर कलम कर दिया गया था. एक प्रोसेस है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गया है. और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ इशू बेस्ड सियासत भी अब शुरू हो गई है. और अभी तक पाकिस्तान में रही है पर्सनालिटी बेस्ड सियासत. अब आप देख रहे हैं कि इशू बेस्ड सियासत सामने आ रही है. आपका ये सवाल था फॉर एग्जांपल ये कि जो लोग इक्तदार रखते हैं वो अपने बच्चों को तो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाते. क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो जवाबदेह नहीं इसलिए नहीं होते क्योंकि कौम में वो ना शऊर है, ना वो इशू बेस्ड सियासत हो रही है कि वो जवाबदेह होते हैं. वो अपने री इलेक्शंस कैंपेन्स इन इश्यूज पर चला रहे हैं. क्योंकि देखिए, अगर किसी भी मुआशरे को अपने पे छोड़ दिया जाए और तारीख इसकी गवाह है, तो वो मुआशरे हमेशा एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाते हैं. ये बड़े मॉडर्न डे मैकेनिज्म्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, इलेक्शंस, जमहूरियत, जहां इशू बेस्ड सियासत होती है, जहां हुक्मरानों को वापस अवाम के पास जाना होता है 4-5 साल के बाद और अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है. ये पाकिस्तान में ये रवायत शुरू हो गई है. और इसके अंजाम इन द लॉन्ग टर्म अच्छे ही होंगे. तालीम की भी बात शुरू हो गई है. सो दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान. जी, ऑन दैट पॉजिटिव नोट मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. आज आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच. आपसे फिर बात होगी. थैंक यू अरविंद, और आपके व्यूअर्स को भी शुक्रिया.